हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या हेयर। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। नई यूनिट है आपकी बिजनेस स्टैट्स। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अ बॉक्स प्लॉट इज अ ग्राफिकल समरी मेजर ऑफ डेटा दैट डिस्प्लेज। तो आपको अगर बॉक्स प्लॉट के बारे में पता होगा तभी आप ये आंसर लगा सकते हैं, नहीं तो ये आंसर तुक्के से नहीं लगेगा। तो आपके ऑप्शन है मीन, Q1, मीडियन, Q3 और मोड। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं आपको बॉक्स प्लॉट दिखा देती हूँ। देखिए, ये रहा आपका बॉक्स प्लॉट, जिसके अंदर सबसे पहले मिनिमम पॉइंट आता है, फिर आपका मैक्सिमम पॉइंट आता है, फिर आपका फर्स्ट क्वार्टाइल आता है, फिर मीडियन आता है, फिर थर्ड क्वार्टाइल आता है। तो आपके बॉक्स प्लॉट में बीच में मीडियन होता है। ठीक है, मीडियन की अगर साइड में बात करें फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल आता है। तो अब यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्या तीन चीजें ऐसी होती हैं बॉक्स प्लॉट के अंदर, बताइए। सबसे पहले मैंने आपको बताया ना, Q1 होता है, मीडियन होता है और Q3 होता है, और मीडियन बीच में होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा बी, सी और डी। तो देखिए कहाँ पर है ये बी, सी, डी। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ प्रॉपर आपको समझाया जाएगा, सिर्फ खाली एमसीक्यू के आंसर बताने से नहीं होगा। आप लोगों को मैंने चार्ट दिखा दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन किसी भी तरीके का अगर बनता है तो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मीडियन है, मिनिमम आता है, फिर मैक्सिमम आता है, बीच में जो ये तीनों का है क्वार्टाइल, मीडियन और इंटर क्वार्टाइल रेंज आता है, फिर नीचे रेंज है। ये पूरा चार्ट आप अपने पास यहाँ पे रख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल का है। कोएफिशिएंट यहाँ पर निकालना है, वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। फॉर्मूले सबके याद रखने स्टेट्स के अंदर। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से बनता है और फॉर्मूले से मैच द कॉलम क्वेश्चन जरूर आते हैं। साइड में क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, फिर आपको फॉर्मूले मैच करने होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला इसका क्या होता है। अगर आपको कोएफिशिएंट निकालना है, आपको इनका मल्टीप्लाई करना होता है। बस इतना याद रखिएगा, आपके पास दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट कभी भी दिए हो, इनका आपको मल्टीप्लाई करना होता है। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद इनको रूट कर देना, बस बस निकल आया कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपके पास दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट दिए होंगे, उनका मल्टीप्लाई और रूट। तो जब आप ये वाला सॉल्व करोगे तो 0.97 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करके इनका रूट निकालना है, बस सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is used to assess the relationship between two ordinal variables? तो आपका यहाँ पर कीवर्ड क्या है मैं आपको बता देती हूँ। अगर यहाँ पर ऑर्डिनल वेरिएबल की बात बोली गई है, स्पेयरमैन रो क्या होता है या स्पेयरमैन कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट क्या होता है, जब किसी दो ऑर्डिनल वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप आपको बताना हो। ठीक है, जब आपको किसी दो ऑर्डिनल, ऑर्डिनल का मतलब जो रैंक में, जिनको हम रैंक कर सकते हैं, नंबर वाले नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो भी दो वेरिएबल्स, ऑर्डिनल वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप जो बताता है उसे बोलते हैं स्पेयरमैन रो। अब वहीं पर फी क्या है, यहाँ पर फी ऑप्शन। अगर यहाँ पे ऑर्डिनल की जगह आपको बाइनरी दिया होता, अगर ऑप्शन में आपको ऑर्डिनल की जगह बाइनरी का ऑप्शन यहाँ पे मिलता, तो आप लगाते फी ऑप्शन। क्योंकि वो कैटेगरी जो वेरिएबल्स होते हैं, जो बाइनरी वेरिएबल्स होते हैं, उनके रिलेशनशिप्स को पढ़ने के लिए फी ऑप्शन यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है ऑर्डिनरी वेरिएबल, इसीलिए इसका आंसर होगा स्पेयरमैन रो। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सबकी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, मैंने पहले ही बता दिया था। अजम्पशंस प्रॉपर्टीज सबकी लर्न करनी है। तो इसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी पूछी है। नॉर्मल, पॉइजन सबके लर्न करने हैं आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज। चलिए सबसे पहला यहाँ पर आया हुआ है, आपसे पूछा गया है मे बी सिमेट्रिकल और स्क्यूड, यूनिमॉडल, बेल शेप्ड, asymptotic to the x-axis, n and p are two parameter, mean and standard deviation are two parameters। बताइए यहाँ पे ऑप्शन।
बताइए इसका आंसर, बताइए क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला, मे बी सिमेट्रिकल और स्क्यू, बिल्कुल सिमेट्रिकल भी हो सकता है, स्क्यू भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। यूनी मॉडल, आपने ये किसी और का पढ़ा होगा, बाइनोमियल का तो नहीं होता मैम ये। बेल शेप्ड, बेल शेप्ड तो मैम नॉर्मल का होता है, तो बाइनोमियल कैसे हो जाएगा। असिम्प्टोटिक टू एक्स एक्सिस बिल्कुल भी नहीं होता। एन एंड पी आर टू पैरामीटर्स, ये बिल्कुल करेक्ट है जी। एन और पी इसके दो पैरामीटर्स होते हैं। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन इसके पैरामीटर नहीं होते। ई गलत हो गया, इसके सिर्फ दो पैरामीटर्स होते हैं, एन और पी। मैं अभी आपको यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज दिखा देती हूँ। तो ऑप्शन नंबर आपका ए और डी यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी रॉन्ग है सारे। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ये रहा आपका प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले आपको पॉइंट याद रखना है कि ये डिस्क्रीट वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन है। एक तो होता है कंटिन्यूस, एक होता है डिस्क्रीट। तो ये जो आपका है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके डिस्क्रीट वेरिएबल के अंदर आते हैं। एन और पी इसका पैरामीटर होता है। मीन जो होता है ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो होता है एन मल्टीप्लाई बाई पी। मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज एन पी। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एन पी और क्यू। वही अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो आप रूट लगा दीजिए, रूट एन पी क्यू, ये आपको लर्न करना है, मैंने पहले ही बता दिया, इंपॉर्टेंट है। फिर व्हेन पी एंड क्यू आर इक्वल, जब पी और क्यू बराबर होते हैं आपके, तब पी जो होता है इक्वल टू क्यू होता है, और क्यू जो इक्वल टू होता है वो हाफ होता है, ये आपको याद रखना है। क्यू होता है, अगर पी या क्यू के बराबर है और क्यू हाफ के बराबर है, इसका मतलब जो आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी आपने पढ़ा इसका फीचर कि स्क्यूड होता है और सिमेट्रिकल होता है। तो जब ये बराबर होते हैं हाफ के तो सिमेट्रिकल होता है, लेकिन जब हाफ बड़ा होता है पी से तो स्क्यूनेस पॉजिटिव होता है, लेकिन वही जब हाफ छोटा होता है पी से तो स्क्यूनेस नेगेटिव होता है। वेरिएंस हमेशा मीन से कम होता है, ठीक है। लेकिन जब आपका एन जो होगा बहुत वेरी लार्ज होगा और पी और क्यू आपके स्मॉल होंगे, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। लेकिन जब आपका एन लार्ज होगा और पी और क्यू छोटे नहीं होंगे, स्मॉल नहीं होंगे, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। ये 9 के 9 पॉइंट्स आपको एज इट इज याद होने चाहिए। आगे आपको समझ में कि डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट का है, इसके अंदर एन और पी होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन बाइनोमियल का नहीं होता है, ठीक है। एन और पी होता है इसका। मीन जो है बीडी का एनपी होता है, वेरिएंस जो होता है एनपी क्यू होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन एनपी क्यू रूट होता है। जब पी और क्यू इक्वल होते हैं हाफ के तो ये सिमेट्रिकल होता है, लेकिन जब पी छोटा होता है या हाफ से हाफ बड़ा होता है, व्हेन हाफ इज ग्रेटर देन पी तो पॉजिटिव है, व्हेन पी इज ग्रेटर देन हाफ तो स्क्यूनेस नेगेटिव है। वेरिएंस इज ऑलवेज लेस देन इट्स मीन। और जब एन लार्ज होता है और पी और क्यू स्मॉल होते हैं तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। लेकिन जब एन लार्ज होता है और पी और क्यू स्मॉल नहीं होते तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इससे इंपॉर्टेंट आपको कहीं भी ऐसे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे देखने को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following statistical identities are useful in comparing the two regression equation based on different sample size? इससे बताया है जब हम कोई भी दो रिग्रेशन इक्वेशंस को कंपैरिजन करते हैं लेकिन उनके सैंपल साइज अलग अलग होते हैं, तो कौन सा स्टेटिस्टिकल आइडेंटिटीज यहाँ पर यूज होती है, तो मैम यहाँ पर एडजस्टेड आर स्क्वायर यूज होता है। पहली बात, रिग्रेशन एनालिसिस होता क्या है, जब आपका कोई भी एक दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से कोई डिपेंडेंट वेरिएबल में इफेक्ट आता है, उसे बोलते हैं रिग्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सेल्स मैनेजर है, अगले महीने वो प्रिडिक्ट करता है कि इतनी सेल होगी, पर वो किस बेसिस पे करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, जैसे मार्केट रिसर्च पे, ठीक है, और कस्टमर के प्रेफरेंसेस पे, उस बेसिस पर। तो ये होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो आपके मार्क कॉज क्या है,
और आपका डिपेंडेंट जो इफेक्ट आएगा कि अगले महीने क्या सेल होने वाली है, ठीक है, ये रिग्रेशन एनालिसिस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब्स द ओनरशिप ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी। कभी भी इनकम एंड प्रॉपर्टी की बात आती है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन काम नहीं करता, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कभी काम नहीं करता, एफ डिस्ट्रीब्यूशन कभी काम नहीं करता, पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन करता है जिसको बोलते हैं 80-20 रूल। याद रखिएगा 80-20 रूल। यहाँ ये बोलते हैं कि 20% कॉस्ट की वजह से 80% आउटपुट आता है। यानी एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि अगर हम अपनी कंट्री में देखें तो 20% ऐसे लोग हैं जो जीडीपी को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, सिर्फ 20%। तो यानी 20% से 80% आउटकम देखने को आपको मिलता है। यही होता है आपका पैरेटो एनालिसिस या डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, टॉपिक को रटना नहीं है, समझना है खाली, ठीक है। रटने से कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन 80-20 रूल आ जाता है यहाँ पे लिख के, तो आप क्या लगाते हैं, पैरेटो। चलिए नेक्स्ट आपको बताना है यहाँ पे, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन सीक्वेंसिंग फॉर टेस्टिंग अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा, रिसर्च से क्वेश्चन जरूर आता है। बताइए, सबसे पहले आप हाइपोथेसिस को फ्रेम करोगे, फ्रेमिंग द हाइपोथेसिस। उसके बाद आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेक करोगे, उसके बाद सैंपल डेटा कलेक्ट करा जाएगा, फिर स्टैटिस्टिक्स को टेस्ट करा जाएगा, देन लास्ट में आपका रिजल्ट आता है। सो BDCA, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, BDCAE। ये जितने भी टॉपिक लेकर आ रही हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले ही बता देती हूँ। कोई फालतू की चीजें मैं वैसे भी नहीं कराती आप लोगों को कभी भी। बेसिक तो आपको आना ही चाहिए, उसमें आपको पढ़ाने का थोड़ी ना कोई मतलब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन B1 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल मैम, B1 0 होता है क्योंकि कोई स्क्यूनेस नहीं होता वहां पे, मीन मीडियन मोड बराबर होते हैं, इसीलिए B1 0 होता है। मीन मीडियन मोड बराबर होते हैं इसीलिए यहाँ पर 0 होगा। कोर्टेसिस मीन्स लैक ऑफ सिमेट्री। जी नहीं मैम, कोर्टेसिस का मतलब तो होता है पिकेडनेस के बारे में, कि कितना ऊंचा गया है आपका ग्राफ, पिकेडनेस बताता है। सिमेट्री तो आपका स्क्यूनेस बताएगा, गलत हो गया। B2 कैन बी नेगेटिव, B2 कैन बी नेगेटिव। जी नहीं, B2 कभी भी नेगेटिव, सिर्फ नेगेटिव क्या होता है, B2 का क्या मतलब है यहाँ पर, B2 का मतलब कोर्टेसिस से मतलब है यहाँ पर, कोर्टेसिस। तो ये नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और इक्वल भी होता है, सिर्फ नेगेटिव नहीं होता। स्क्यूनेस स्टडीज द फ्लैटनेस, नहीं मैम, पिकेडनेस तो कोर्टेसिस पढ़ता है, ये तो सिमेट्री पढ़ता है। तो ये तीनों गलत हो गए, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है कि क्यों होंगे, और मैं अभी भी आपको एक्सप्लेन आगे भी करूंगी, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया होगा वो अभी समझ लेंगे। आप लोगों के लिए इतना अच्छा चार्ट लेकर आई हूँ, ये स्क्यूनेस का चार्ट है, ठीक है, ये आपका स्क्यूनेस का चार्ट है। इसके अंदर आप देख रहे हो, अभी बोला मैंने B1 इक्वल टू 0। जी B1 इक्वल टू 0 तो यहाँ पर है 0, B1 का मतलब स्क्यूनेस होता है, यहाँ पर 0 होता है। V1 आपका, V1 आपका यहाँ 0 होता है, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर स्क्यूनेस नहीं होती कोई सी भी, मीन मीडियन मोड बराबर होते हैं। राइट स्क्यूड कब होता है मैम, राइट स्क्यूड कब होता है, जब आपकी लॉन्ग राइट टेल होती है, इधर की तरफ ज्यादा आपको देखते आप बेंड हो रहा होता है, वहां पर मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड, मतलब मीन मीडियन से बड़ा होता है और मीडियन मोड से बड़ा होता है। वही अगर बात करें लेफ्ट स्क्यूड की, तो लॉन्ग लेफ्ट टेल जो जा रहा है, इधर क्या होता है, उल्टा हो जाता है, मोड बड़ा होता है मीडियन से, मीडियन बड़ा होता है मीन से, उल्टा। समझ आ गया, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और B1 से स्क्यूनेस को देखा जाता है, B1 से। वही अगर मैं बात करूं दूसरे चार्ट की, कोर्टेसिस की आपकी, ये आपका कोर्टेसिस आ गया, जिसको B2 से बोलते हैं। उससे बोला नेगेटिव होता है, नेगेटिव हर बार नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। कोर्टेसिस जो होते हैं हर बार कैन बी नेगेटिव, हर बार थोड़ी ना हो पाएगा, इसमें तो पॉजिटिव भी होता है, इक्वल भी होता है, ठीक है। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं। और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे चार्ट, सबसे ऊपर वाला पोर्शन लेप्टोकॉर्टिक होता है, लेप्टोकॉर्टिक।
फिर उसके बाद मीसोकॉर्टिक होता है, फिर प्लेटिकॉर्टिक होता है, सबसे लास्ट वाला सबसे नीचा सबसे ऊंचा लेप्टो, बीच वाला मीसो और लास्ट वाला प्लेटोकॉर्टिक होता है। जब आपका कोर्टेसिस 3 से बड़ा होता है तो लेप्टोकॉर्टिक होता है, जब कोर्टेसिस इक्वल टू 3 होता है तो मेसो होता है, और जब कोर्टेसिस स्मॉलर देन 3 होता है तो आपका क्या हो जाता है, प्लेटी हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको ये पूरा यहाँ पे स्क्रीनशॉट प्लीज आप लोग ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन के आया है, पिछली बार भी आया था यहाँ से बनकर। ठीक है, तो जब आपका कोर्टेसिस 3 से बड़ा होता है तो ये पॉजिटिव हो जाता है, जब ये इक्वल टू 3 होता है तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ जाता है, और जब कोर्टेसिस आपका स्मॉलर देन 3 होता है तो ये आपका नेगेटिव के अंदर आता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, ये पॉजिटिव लेप्टोकोर्टिक सबसे ऊपर, फिर इक्वल है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर सबसे कम है कोर्टेसिस 3 से कम है तो प्लेटिकॉर्टिक होता है जिसे हम बोलते हैं नेगेटिव। तो तीनों कंडीशंस इसके अंदर होती हैं, इसी वजह से यहाँ पर ये वो वाला ऑप्शन आपका गलत था। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ले लीजिए। इसको हमेशा B2 से करते हैं, इसीलिए याद रखिएगा, बी टू से कोर्टिसिस को बोला जाता है और B1 से स्क्यूनेस को बताया जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव कोर्टिसिस जब ग्रेटर देन 3 हो जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्या होगा बताइए, आपके लिए चार्ट के अंदर सब कुछ बता दिया। नेक्स्ट है फॉर्मूला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट करेक्ट टू कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, का फॉर्मूला कौन सा सही नहीं है। तो आपको याद होनी चाहिए कि फॉर्मूले, तो इसमें तो कुछ समझाने का नहीं है फॉर्मूले में मुझे। चलिए, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, क्योंकि बाकी सब इसके फॉर्मूले हैं, सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, ये वाला भी है, बी एक्स वाई अंडर रूट, ये भी है इसका। तो फॉर्मूले इसमें से कौन सा नहीं था ये बताना था, ये तो इजी था, मतलब इसमें फॉर्मूला याद करना है, कुछ समझाना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बताइए, और मेजर ऑफ लोकेशन। देखिए कभी भी डाउट मत करिएगा क्वेश्चन में, यहाँ पर दो चीजें बोली गई हैं, मेजर ऑफ लोकेशन और सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में तो आप लगा दोगे मैम मीन, मोड और मीडियन, लेकिन अगर मेजर ऑफ लोकेशन आ गया तो भी यही लगेगा, कहीं आप दूसरा मत लगा दीजिएगा, मेजर ऑफ लोकेशन भी मीन मीडियन मोड ही होता है। ठीक है, तो A C D आपका ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा, ये तो इजी क्वेश्चन था बहुत, मीन मीडियन मोड जिसे बोलते हैं हम लोग, मेजर ऑफ लोकेशन भी बोला जाता है और जिसको आप लोग सेंट्रल टेंडेंसी भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे देखिए सेंटेंस है, वाइल एवरेजिंग रेट्स एंड रेशियोज वेयर टाइम फैक्टर इज वेरिएबल एंड द एक्ट बीइंग परफॉर्म इज कांस्टेंट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अप्रोप्रिएट, बताइए। देखिए यहाँ पर कीवर्ड देखिए रेशियो, अगर आपने सेंटेंस क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। रेशियो, तो रेशियो तो मैम हार्मोनिक मीन के अंदर निकाला जाता है, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं। मैंने यहाँ पे कीवर्ड देखा रेशियोज, तो रेशियो स्पीड ये तो हार्मोनिक मीन का काम होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, अगर आपको कीवर्ड पहचान लिया तो आपने, इसीलिए कहती हूँ कीवर्ड से पढ़ा करिए। ठीक है, तो आज का सेशन थोड़ा सा शॉर्ट रखा है मैंने, और तब भी मैंने यहाँ पर आपको 12 to 13 क्वेश्चंस करा दिए हैं सारे, वो भी कॉन्सेप्ट्स के साथ मैंने कराए हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक है, सब कुछ समझा भी दिया है आप लोगों को, क्या सही है क्या गलत है। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन जो MCQs आपके बचे हुए हैं नेक्स्ट सेशन में लिए जाएंगे। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, गुड बाय, टेक केयर।